हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिणी शैली के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी शैली मुगल और भारतीय दोनों प्रभाव से युक्त थी। अगर हम दक्षिणी शैली की बात करें तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये तीन स्थान थे। ये तीन शासक ऐसे थे जहाँ पर दक्षिणी शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ। बहमनी साम्राज्य के अंत होने के बाद जो है ये 5 भाग में विभक्त हो गया। अब हम बात करें तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, जब ये 5 भाग में विभक्त हो गया तो थोड़ा हम इनकी भूमिका देख लेते हैं। इनका स्थान और संस्थापक क्या था, कौन सा वंश था। तो हम इस वंश के क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले बीजापुर, जिसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, और इनका वंश आदिल शाही वंश कहलाता था। इसकी स्थापना 1489 ईस्वी के मध्य हुई। टीजीटी में प्रश्न आ जाता है, फैक्ट में इसके संस्थापक या वंश के बारे में भी प्रश्न बन चुका है, तो हमें ये भी याद रखना है। आगे शैली और चित्र और उनकी विशेषताओं के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन ये फैक्ट जो हैं इनको भी याद रखना है। तो बीजापुर सबसे पहले, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, वंश आदिल शाही वंश, और स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी। दूसरा अहमदनगर, इसके संस्थापक मलिक अहमद और वंश निजाम शाही वंश, और स्थापना इसकी देखें तो 1490 ईस्वी। इसके बाद तीसरा नंबर गोलकुंडा, संस्थापक कुली कुतुब शाह, वंश कुतुब शाही वंश, स्थापना वर्ष 1512 ईस्वी। इसके बाद बरार, जिसके संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह, वंश इमाद शाही वंश। और बीदर की बात करें नंबर 5 पे, बीदर, इसके संस्थापक अमीर अली बरीद और वंश बरीद शाही वंश। अब स्थापना क्रम में अगर हम देखें इस वंशावली की तो पहले बीजापुर, फिर अहमदनगर, फिर गोलकुंडा। लेकिन अगर यही प्रश्न शैली का आ जाता है कि बीजापुर शैली या अहमदनगर और गोलकुंडा शैली, इनको क्रम से लगाने के लिए जब भी प्रश्न बनेगा तो हमें पहले अहमदनगर, फिर इसके बाद बीजापुर और तीसरे नंबर पे गोलकुंडा, क्योंकि ये यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है और शायद पीजीटी में भी पूछा गया है, जिसमें शैली को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए प्रश्न आया था। तो उसका क्रम जो है अहमदनगर, फिर बीजापुर, इसके बाद गोलकुंडा सही माना गया था। अब देखते हैं ये जो लास्ट के 2 वंश हैं, यानी इमाद शाही वंश और बरीद शाही वंश, तो इन शासकों का जो साम्राज्य था या राज था जो भी, तो इसको मिला लिया गया, यानी जीत करके। ये प्रश्न बन जाता है कि बरार को किस में मिलाया गया या बीदर को किस में मिलाया गया। तो बरात को अहमदनगर ने अपने आप में मिला लिया, यानी अपने राज्य में मिला लिया। बरार को किसने मिला लिया, अहमदनगर में मिल गया। और बीदर जो है बीजापुर में मिल गया। तो बरार को अहमदनगर ने अपने में मिला लिया 1574 ईस्वी में, और बीदर को बीजापुर ने अपने में मिला लिया 1619 ईस्वी में। अगर याद करने के लिए थोड़ा रिलेट करना चाहें तो बीदर और बीजापुर, यानी दोनों में बापर बड़ी ई की मात्रा, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं कि बीदर बीजापुर में मिल गया, बरार अहमदनगर में। अब हम देखते हैं बीजापुर के बारे में। बीजापुर का आदिल शाही वंश कला का बड़ा प्रेमी था। इस आदिल शाही सल्तनत का प्रतिष्ठापक सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, जिनका शासनकाल 1490 से 1510 ईस्वी के आसपास, और बड़ा कला प्रेमी बादशाह था। यानी जो बीजापुर के आदिल शाही वंश के जो सुल्तान थे, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, ये कला के बहुत ही प्रेमी थे, यानी कला के प्रति इनका रुझान अच्छा था। अकबर की भांति वो भी उदार नीति का शासक था। उसने ईरान तथा तुर्की से प्रख्यात साहित्यकारों और कलाकारों को आमंत्रित कर दक्षिण में चित्रकला तथा साहित्य के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया। उनके उत्तराधिकारी पुत्र इस्माइल आदिल शाह,
जो कि 1510 से 1534 तक इनका शासनकाल रहा। ये भी स्वयं चित्रकार थे। अली आदिल शाह प्रथम, जिनका शासनकाल 1558 से 1580 के ईस्वी के मध्य था, वो भी कला के महान संरक्षक थे और चित्रकारी में दखल करते थे, यानी कि चित्रकारी के प्रति उनकी रुचि थी। उनकी बेगम पत्नी इतिहास प्रसिद्ध चांद सुल्ताना, यानी जो अली आदिल शाह प्रथम थे, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था चांद सुल्ताना। वो भी कला पारखी और विदुषी, यानी कला के प्रति उनका भी रुझान था और चित्रकार भी थी, चित्रकर्त्री भी थी और विदुषी यानी ज्ञानी महिला थी। नजूम उल उलूम नामक चित्रित ग्रंथ, जो कि खगोल विद्या पर आधारित था, आदिल शाह के राज्यकाल में लगभग 1570 ईस्वी में लिखा गया एवं चित्रित किया गया। ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछ चुका है, टीजीटी से संबंधित कला में, टीजीटी या पीजीटी में, कि नजूम उल उलूम पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई। तो आदिल शाह के समय में। कब? 1570 में। अगर वो पूछ ले स्थान कि किस शैली में, तो बीजापुर शैली में। तो नजूमुल उलूम कहाँ चित्रित हुआ? बीजापुर में। किसके शासनकाल में? आदिल शाह के शासनकाल में। और इसमें पूछता है कि नजूमुल उलूम में कितने नक्शे और कितने चित्र। तो हमें याद रखना है कि नजूमुल उलूम में 140 नक्शे और 876 चित्र हैं। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस चित्रावली पर तुर्की, ईरानी, भारतीय, अभ्रंश और फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के राज्यकाल के दौरान बीजापुर कलम अत्यधिक उन्नत हुई। इस काल में बने दो चित्र, सघन वन में खड़ी स्त्री और हाथियों की लड़ाई, भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना में संग्रहित है। यानी अगर हम बात करें कि सघन वन में खड़ी स्त्री और हाथियों की लड़ाई कहाँ का चित्र है या किस शैली का है, तो बीजापुर का है। यानी दक्षिणी शैली में किस स्थान का है, तो बीजापुर का है। और किसके समय में ये चित्रित हुआ? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय, जो कि आदिल शाह प्रथम के कौन है? भतीजे। तो ये इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन प्रश्न ये बन सकता है कि सघन वन में खड़ी स्त्री या हाथियों की लड़ाई किस शैली का है। तो ऑप्शन में अगर दक्षिणी शैली दिया है तो हमें दक्षिणी शैली लगाना है। अगर ऑप्शन में दक्षिणी शैली के साथ अगर बीजापुर दिया है, यानी बीजापुर, अहमदनगर ऐसे करके, तो हमें बीजापुर लगाना है। और इनका संग्रह कहाँ है? पूना में, भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना। और इस शैली के कुछ चित्र जो हैं हमें ब्रिटिश संग्रहालय लंदन और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में भी देखने को मिल सकता है। रागमाला के अनेक चित्रों का चित्रण बादशाह का संगीत में रुझान दर्शाता है। यानी रागमाला का चित्रण भी हुआ है दक्षिणी शैली में, बीजापुर के अंतर्गत। तो इससे हमें पता चलता है कि बादशाह संगीत के प्रति भी रुचि रखते थे। इस समय बीजापुर जिले में कुमातगी में बना हुआ धारागृह और भित्ति चित्रों से चित्रित था, जो आदिल शाह का भित्ति चित्र में रुझान दर्शाता है। ये जो बीजापुर के अंतर्गत एक जिला आता है कुमातगी, तो यहाँ पर जो है भित्ति चित्र बनाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि जो बीजापुर के शासक थे उनको भित्ति चित्र में भी रुचि थी। बचे हुए कुछ भित्तियों में चौगान वाला चित्र जो है दर्शनीय है, यानी आप देख सकते हैं। तुझके जहांगीरी में उल्लेख है कि जहांगीर ने एक छवि इब्राहिम आदिल शाह के पास भेजी थी। अगला पॉइंट देखेंगे, मोहम्मद आदिल शाह ने आसार महल की सज्जा हेतु इटालियन कलाकार बुलाए थे। प्रश्न आ जाए कि मोहम्मद आदिल शाह ने आसार महल की सज्जा हेतु कहाँ से चित्रकार बुलाए, तो इटली से। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित अनेक चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में प्राप्त हैं। अब बीजापुर का जो है रागिनी श्री राग, ये महत्वपूर्ण है। सघन वन में खड़ी स्त्री, हाथियों की लड़ाई और रागिनी श्री राग,
ये किस शैली का है? दक्षिणी शैली का। दक्षिणी शैली में भी किस स्थान का? तो बीजापुर। इसके उत्तराधिकारी अली आदिल शाह द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी सिकंदर अली शाह ने भी बीजापुर कलम में उन्नति के में सहयोग किया। यानी जो इनके बाद के शासक थे उन्होंने भी कला के प्रति अपना प्रेम दिखाया और शैली को उन्नत की तरफ ले गए। इन शासकों के राजकाल में मुगल, राजपूत और पश्चिमी शैलियों का भी बीजापुर कलम में प्रवेश हो चुका था। इस समय की चित्रित रागमाला चित्रावली इसका स्पष्ट उदाहरण है। ये रागमाला बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। हैदराबाद संग्रहालय में कुछ स्फुट चित्र संग्रहित हैं जिनमें पश्चिम और दक्षिण की विभिन्न शैलियों का अपूर्व सम्मिश्रण देखने को मिलता है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम संग्रहालय मुंबई में कपड़े पर चित्रित बीजापुर के शासकों का विशाल पटचित्र और इसका उत्तम उदाहरण है। यानी हमें बीजापुर से प्राप्त जो है सभी चित्र, यानी जो राजा थे वहाँ के, जो शासक थे, उनके घराने का चित्र, राज दरबार का चित्र, ये सब जो है कपड़े पर यानी पट चित्र पर भी बनाए गए हैं, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके अतिरिक्त बोडेलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड, भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, चेस्टर बेट्टी संग्रह लंदन और विभिन्न व्यक्तिगत संग्रहों में बीजापुर कलम के चित्र सुरक्षित हैं। चित्रकला के साथ साथ आदिल शाही शासकों ने स्थापत्य कला में भी रुचि दिखाई, जिसका भव्य उदाहरण यमुना तट पर अवस्थित बीजापुर का विशाल दुर्ग है। यानी चित्रकला के साथ स्थापत्य कला का भी विकास हुआ, जिसका उदाहरण बीजापुर का विशाल दुर्ग, इसके साथ साथ जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, सतमंजिला महल, महता महल या कहीं कहीं महतो महल भी देखने को मिल जाता है लिखा हुआ। तो संत मंजिला महल और महतो महल और गोल गुम्बद, ये सब जो है स्थापत्य कला के शानदार उदाहरण हैं जो कि बीजापुर शैली के हैं। इन विशाल भवनों में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का अपूर्व समन्वय दिखाई देता है। सन 1687 ईस्वी में शिवाजी व औरंगजेब से युद्ध में व्यस्त रहने के कारण जो है चित्रकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और अंततोगत्वा औरंगजेब ने बीजापुर को परास्त कर दिया और आदिल शाही वंश का अंत हो गया। अब हम देखेंगे अहमदनगर के बारे में। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य को छीण करने में मुख्य भूमिका निभाई। सन 1565 में निजाम शाह की मृत्यु हो जाने पर उसका अल्पवयस्क पुत्र मुर्तजा गद्दी पर बैठा, पर निजाम शाह की गोलकुंडा वाली बेगम जो है वही राजकाज देखती थी। यही मुर्तजा की माँ थी जिसे मुर्तजा ने 1569 में कैद कर लिया था। मुर्तजा ने अपने राजकाल में अपने पिता की प्रशंसा में तारीफ़े हुसैन शाही काव्य ग्रंथ को चित्रित करवाया। एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तारीफ़े हुसैन शाही काव्य का चित्रण कहाँ हुआ? तो अहमदनगर में हुआ। किसने करवाया? मुर्तजा ने करवाया अपने पिता की प्रशंसा में। इस ग्रंथ में मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव दिखाई देता है जो कि ईरानी है। ये ग्रंथ भारत इतिहास संशोधन मंडल पूना में संग्रहित है। इस ग्रंथ में 12 चित्र हैं। प्रश्न आ जाए कि तारीफ़े हुसैन शाही में कितने चित्र चित्रित किए गए हैं या कितने चित्र पाए जाते हैं? तो 12 चित्र, जो कि अधिकांशतः युद्ध दृश्यों से संबंधित हैं। प्रश्न क्या बनेगा कि अहमदनगर किसका शासन? हुसैन निजाम शाह प्रथम, जो कि कलाप्रिय थे। और इसके बाद तारीफ़े हुसैन शाही का चित्रण कहाँ हुआ? अहमदनगर। किसने करवाया? मुर्तजा ने। यह वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना। और इस ग्रंथ में कितने चित्र हैं? 12। या प्रश्न आ जाए, थीम पूछ ले इसकी कि तारीफ़े हुसैन शाही काव्य ग्रंथ में जो चित्र चित्रित हुए हैं उनका विषय क्या है? तो अधिकांशतः युद्ध दृश्यों से संबंधित है। इसमें एक चित्र गोलकुंडा वाली बेगम के विवाह से भी संबंधित है। अहमदनगर में सन 1591 से 95 के बीच रागमाला से संबंधित चित्र भी बने।
यानी अहमदनगर में भी रागमाला से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। इससे पहले हमने बीजापुर में भी रागमाला से संबंधित चित्र देखे थे, जैसे रागिनी श्री राग हो गया। ये चित्र मुर्तजा के छोटे भाई बुरहान दुत्वे के इशारे पर बने, क्योंकि इस दौरान वो अकबर की सहायता से अहमदनगर का शासक बना था। अहमदनगर में बसंत राग का चित्रण हुआ है। यानी अगर प्रश्न आ जाए कि बसंत राग का संबंध किससे है तो वो अहमदनगर से है, और रागिनी श्री राग का तो वो बीजापुर से है। अहमदनगर की कला शैली ने बीजापुर व गोलकुंडा की चित्र शैलियों को विशेष रूप से प्रभावित किया। अब हम देखते हैं गोलकुंडा के बारे में। सन 1530 से 1580 के मध्य इब्राहिम कुतुब शाह गोलकुंडा का संस्थापक राजा था। ये फैक्ट याद करना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। गोलकुंडा का संस्थापक राजा कौन? इब्राहिम कुतुब शाह। इसी के द्वारा गोलकुंडा में सर्वप्रथम शासन स्थापित किया गया। कुतुब शाह का पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह भी कला एवं संस्कृति का उन्नायक शासक सिद्ध हुआ। इसने भी अपने दरबार में अनेक शिल्पी, जुलाहों और स्वर्णकारों को गोलकुंडा में आमंत्रित किया। मोहम्मद कुली ने अपनी पत्नी बेगम भागमती के सम्मान में 1589 में हैदराबाद को नई राजधानी बनाया, उसे सुव्यवस्थित ढंग से बसाया और 1591 में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया। चार मीनार का निर्माण कहाँ हुआ? हैदराबाद में। यानी चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। इसका निर्माण कब हुआ? 1591 में। और किसने करवाया? ये महत्वपूर्ण होता है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जिसको विजय द्वार के रूप में बनाया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि गोलकुंडा से, कि मैना और नारी ये चित्र जो है किस शैली का है? तो दक्षिण शैली का है। अगर दक्षिण शैली में पूछे किस शैली का है तो दक्षिणी शैली में गोलकुंडा शैली का है, गोलकुंडा का है। यानी मैना और नारी, कहीं कहीं नारी और मैना दिया होता है तो एक ही बात है। नृत्यांगनाओं और पासवानों का चित्र, या पासवान और नृत्यांगनाएं एक ही बात है। ये प्रश्न आता है कि नृत्यांगनाएं और पासवानों के चित्र हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो गोलकुंडा शैली में। गोलकुंडा के प्रारंभिक चित्रों में 1590 में चित्रित 5 नृत्यांगनाओं का चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। सन 1611 से 1626 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा के सिंहासन पर मोहम्मद कुली का भतीजा मोहम्मद कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। उसके राजकाल के दौरान अनेक व्यक्ति चित्र और दरबारी चित्रों का निर्माण हुआ। 1610 से 1620 के मध्य गोलकुंडा में ही दीवाने हाफिज की सचित्र पोथी भी चित्रित की गई। यानी अगर प्रश्न बनता है कि दीवाने हाफिज का चित्रण कहाँ हुआ, तो गोलकुंडा में हुआ। कब हुआ? 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य। इसका फैक्ट पूछा जा चुका है कि दीवाने हाफिज का चित्रण कब हुआ? 1610 से 1620। ये पीजीटी का क्वेश्चन है। गोलकुंडा रागिनी मधुमाधवी, यानी गोलकुंडा में कौन से रागिनी का चित्रण हुआ? रागिनी मधुमाधवी। गोलकुंडा से हमने क्या क्या महत्वपूर्ण देखा? संस्थापक राजा इब्राहिम कुतुब शाह। और अगर शैली का पूछे कि जो है गोलकुंडा शैली का संस्थापक कौन था, यानी कला का, तो कला के विकास के लिए अगर हम देखें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को जाता है इसका श्रेय। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह कब करवाया? 1591। मैना और नारी चित्र कहाँ का है? गोलकुंडा का। नृत्यांगनाएं और पासवान चित्र कहाँ का है? गोलकुंडा। चांद बीबी पोलो खेलते समय, यह भी चित्र कहाँ का है? गोलकुंडा। ये सब याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ें। अब देखते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद का शासक आसफ शाह। ये भी कलाकारों का आश्रयदाता था।
इसके राज में औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित होकर अनेक मुगल कलाकार यहाँ आकर बस गए और कुछ कलाकार औरंगाबाद आ गए थे, क्योंकि आसफ शाह ज़्यादातर औरंगाबाद ही रहता था। तो इस प्रकार हैदराबाद और औरंगाबाद दोनों स्थानों में चित्रकला फली फूली। अब यहाँ पर देखें जो चित्रण हुआ है उसमें मुख्य रूप से सामंतों, स्त्रियों, आश्रयदाताओं, उमरावों, संतों, रागनियों से संबंधित चित्र बने हैं, जिनकी विषय वस्तु से लेकर जो है वस्त्र, आभूषण, कर्ण विधान, आकृति रचना, पुष्प, पक्षी इत्यादि का संयोजन सभी कुछ मौलिक और रूढ़वादी था। वृक्षों में अगर हम देखें तो आम, नारियल, पुष्पित चंपा, ताड़ इत्यादि वृक्षों का चित्रण हुआ है। और पक्षियों में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है? मयूर का हुआ है। ये प्रश्न बनता है कि दक्षिणी शैली में सर्वाधिक किस पक्षी का चित्रण हुआ है? तो मोर का हुआ है। और अगर ये ना प्रश्न आए, अलग अलग शैली दे दे, तो सबसे ज़्यादा मोर का चित्रण किस शैली में? तो हैदराबाद से हुआ है, हैदराबाद में। इस प्रकार हैदराबाद शैली में दरबारी दृश्य, रानीवास, रागमाला और चकई क्रीड़ा, दूती द्वारा, वधू का मार्गदर्शन इत्यादि चित्र बनाए गए हैं। अब हम देख देते हैं अलग अलग शैली के अलग अलग स्थानों से जो चित्र प्राप्त हुए हैं। जैसे बीजापुर में प्रमुख रूप से हमें सघन वन में खड़ी स्त्री, धारा के पास बैठी योगिनी, हाथियों की लड़ाई और चौगान खेलते हुए रागिनी श्रीराग, ये कहाँ का है? बीजापुर का। एक चीज़ ये याद रखना है कि केवल चौगान या पोलो खेलते हुए तो बीजापुर, लेकिन अगर चांद बीबी पोलो खेलते हुए तो गोलकुंडा। याद रखना है इसको, महत्वपूर्ण चित्र हैं, ये पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना भी है। सघन वन में खड़ी स्त्री बीजापुर का चित्र है, धारा के पास बैठी योगिनी बीजापुर, हाथियों की लड़ाई बीजापुर, चौगान खेलते हुए बीजापुर, रागिनी श्रीराग बीजापुर। गोलकुंडा के प्रमुख चित्र देखते हैं। मैना व स्त्री या स्त्री एवं मैना, मैना व स्त्री गोलकुंडा, नृत्यांगनाएं गोलकुंडा, रागिनी मधुमाधवी गोलकुंडा, चांद बीबी पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए, कहाँ? गोलकुंडा। स्त्री हुक्का पीते हुए या लेडी स्मोकिंग हुक्का, किस शैली में? गोलकुंडा। नृत्यांगनों और पासवानों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गोलकुंडा। हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और दक्षिणी शैली से संबंधित टीजीटी लेवल के जो भी एग्जाम हैं कला से संबंधित, यहाँ से फैक्ट हो या मतलब शैली से संबंधित प्रश्न आ जाएं या चित्र के संबंधित प्रश्न आ जाएं, तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब हम अगला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे राजस्थानी शैली के बारे में और मुगल शैली के बारे में। धन्यवाद।